जनाब आप इसमें सबसे पहले मैं साहब प्रकाश चैप्टर को जो शुरुआत करने के दौरान मैं कहा था, पहली बार जो आपके वीडियो में पार्ट 1 दिया, पार्ट 2 दिया, पार्ट 1 जो दिया उसमें सिर्फ आपको पदार्थ के बारे में आपको जानकारी दिया, सब्सटेंस के बारे में आपको जानकारी दिया। उस सब्सटेंस को और भी ढेर कार्यक्रम पर समझेंगे, अलग अलग मैटर पर बात होगी। अभी सिर्फ मुझे पदार्थ को खड़ा करना, लाइट को खड़ा करना है, लाइट चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों को तैयार करना है। इस कारण से हम उस दिन तक आपको दिए कि प्रकाश चैप्टर को पढ़ने के लिए पदार्थ को दिया। पदार्थ की अवस्था के बारे में मैं बात कराया कि उनकी अवस्था था ठोस द्रव और गैस पदार्थ की अवस्था है। बट साहब मैंने पदार्थ के प्रकार के बारे में मैं कहा था कि प्रकाश के हिसाब से, चूँकि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ने चले हैं, इसलिए प्रकाश चैप्टर को पढ़ने के लिए ये देखिए, प्रकाश चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे साहब पदार्थ को जानना पड़ेगा कि पदार्थ में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी उसमें बार बार आएगा। तो इन बात को समझने के लिए कि पारदर्शी है, अपारदर्शी है और पारभासी, इनको समझाने के लिए मुझे प्रकाश को जानना है। अब प्रकाश को जानने के लिए मैं बताऊंगा कि प्रकाश जो तरंग के रूप में गति करते हैं, तो वो प्रकाश जो तरंग के रूप में गति करते हैं, तो आखिर तरंग है क्या। बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे होने के कारण दिमाग से उतार देते हैं। अब यहाँ पर जब उनको ध्यान नहीं रहता तो फिर प्रकाश पढ़ने में उनको कष्ट। जब मैं उनको समझाऊंगा कि प्रकाश किस तरह से गति करता है, प्रकाश जो तरंग के रूप में गति करता है वो किस प्रकार का तरंग है, तो इस प्रकार से उनको समझने में ढेर सारी कठिनाई। और रह गया सवाल कि बच्चे कभी कहने लगते हैं कि छोड़ो ना, 10th क्लास में कहाँ हमको पढ़ना है, सब हमको तो सीधे परावर्तन अपवर्तन पढ़ लेना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब आप प्रकाश चैप्टर पर नहीं चले हैं, यही बात जब 12th क्लास में जाएंगे तो आपको फुल्ली एक चैप्टर से भेंट करना पड़ेगा। उस चैप्टर में मिलेगा आपको कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिस प्रकाश के तरंग सिद्धांत में वहाँ हाइगन्स जो वैज्ञानिक थे उनकी बात को भी पढ़ना मिलेगा। हाइगन्स ने जो प्रयोग किया उनके द्वारा क्या मिला, प्रकाश किस तरह का तरंग है। फ्रेनल और यंग जो प्रयोग किए उनके द्वारा पढ़ना मिलेगा, और उनकी ही बात पर कैसे आगे सफलता मिल गई, जो साहब पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन की क्रिया को समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो बताइए, आप अभी कहेंगे कि भाई 10वां में ही पढ़ गए की होते, लेकिन आपको हायर क्लासेज में जैसे ही आप पहुँचेंगे आपको फिर जरूरत पड़ जाए कि भाई आप 9th में कैसे पढ़े, 10th में कैसे पढ़े, तरंग के रूप में जानिए। प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन करना है, वहाँ तरंग का प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करेगी तो अध्ययन तो करना है। तो मेरे बच्चे, मैं जो आपको चाहता हूँ कि साहब प्रकाश को बताने के लिए कि प्रकाश, जब मैं बोलूँगा एक लफ्ज़ इसमें लाइन दूंगा कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। अब बताइए मेरे बच्चे, अगर तरंग के रूप में नहीं जाने तो कैसे समझेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा। मैं बताऊंगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बच्चे सिर्फ याद करने लगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा ये सोच होता है कि बच्चे जिस चीज़ को भी पढ़ें उसको समझें, बिना समझे उसको सिर्फ याद करने से आप क्या करेंगे। याद करके तो सब लोग ध्यान में रखते हैं। जानना है ताकि आगे आप किसी तरह का सोच इस पर बनाएंगे, आप इस पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, और आप जानेंगे नहीं तो सीधे याद रखेंगे क्या भाई एग्जाम दे देना है, पास करना है, ऐसे नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे, पढ़ाने चले हैं हम प्रकाश चैप्टर को, लेकिन प्रकाश को पढ़ने के लिए उसमें जो मुझे बताना है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करता है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश को ढेर सारी घटनाएं को उनको समझने के लिए तो आखिर हम तरंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में आप उसको वेव बोलते हैं, तो वेव के बारे में आपको जानकारी पहले होना चाहिए। इसीलिए हम इस लाइट चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले आपको तरंग के बारे में जानकारी देंगे। जी, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो ये तरंग क्यों घुस गया, ये लिखा कि फिजिक्स का ये पार्ट 2 10th क्लास का मिल रहा है प्रकाश चैप्टर के लिए, लेकिन साहब इसमें हम तरंग को पढ़ाने लगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई ये तरंग तो 10th में नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं सोचेंगे। इसकी आवश्यकता हम समझ रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे इस पर ध्यान देंगे। इस तरंग को समझाने के लिए मैं सबसे पहली बात, एक 9th क्लास में ही आपको मिला होगा
सिंपल पेंडुलम। उस सिंपल पेंडुलम के बारे में मेरे बच्चे ढेर सारी उनकी कहानी है, लेकिन हम थोड़ा सा हम उतना डीपली हम आप पे नहीं जाएंगे जो 9th क्लास को आपको पढ़ाने, बल्कि चूंकि अभी मैं 10th के लिए सिर्फ लाइट को देने जा रहा हूँ, इसलिए उसमें आपको सबसे पहले मैं साहब 9th क्लास में जो चैप्टर आपका है सिंपल पेंडुलम, उनकी बात को मैं पहले पढ़ाऊँगा। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में बताऊँगा, उससे जुड़ा हुआ फिर मैं आपको वेव पर ले चलूँगा, तरंग पर ले चलूँगा, है। तो सिंपल पेंडुलम जिसको सरल लोलक बोले थे, और तब तरंग को समझा के, है ना, तरंग क्या है, तरंग का प्रकार क्या है, उनको बता के, और तब मैं आपको ले चलूँगा साहब प्रकाश की तरफ। जी, क्योंकि प्रकाश स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चे जब तक ये दो चीज़ की जानकारी आप नहीं लेते हैं, आपको प्रकाश को समझने में दिक्कत होगा, हमेशा कष्ट होगा, बार बार पढ़ने में दिक्कत होगा। अब ऐसे बच्चे आप याद कर लें या दूसरी बात है, लेकिन कम से कम मेरी चीज़ को समझे, मेरी बात को जाने। आइए ले चलता हूँ, पहले लिखता हूँ सरल लोलक। काम कर रहे हैं, देखिए, आइए ले चलते हैं। देखिए, ये सरल लोलक जो आप लिखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये साफ, इसको इंग्लिश में सरल, जिसको आप बोलते हैं सिंपल, और लोलक जिसको बोलते हैं पेंडुलम। मेरे बच्चे, पहले मैं सरल लोलक सिंपल पेंडुलम को समझाना चाहता हूँ। ये आगे भी हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे, यहाँ भी 9th में पढ़ना था इसको। आज आप 10th क्लास फिजिक्स को पढ़ने के लिए इसमें इनकी बात को मैं कुछ बताऊंगा, ताकि ये लाइट पढ़ने में बार बार आपको ये काम करेगा। आप देखते रहें इनकी बात को। प्रकाश चीज़ को समझने में, प्रकाश क्या है उनको जानने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। सरल लोलक, आइए मेरे बच्चे, ये सरल लोलक में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप देखते हैं, आप अपने घर में छत को देखिए, छत आपका बिल्कुल पक्का है, टाइट है, वो हिलने डोलने वाला नहीं है। उसमें क्या करते हैं कि हुक में रस्सी फंसा दिए और आप बच्चों के लिए झूला लगा देते हैं। आप गांव घर में ज़रूर झूला देखें। तो वह जो पक्का है वो आपका बिल्कुल दृढ़ आधार है, दृढ़ पक्का आधार, बेस पक्का आधार है आपका। उसमें आप डोरी को लटका दिए। जैसे मेरे बच्चे आप देखिए, ये आपका दृढ़ आधार है। ये देखिए, ये जब मैं बोला, ये लिखा दृढ़ आधार। दृढ़ आधार का मतलब है ये पक्का आधार है, ये डोलने वाला नहीं है। इस दृढ़ आधार में, इस पक्का आधार में आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर हुक को लगा दीजिए। जैसे छत में हुक लटका है लगा हुआ है, और उस हुक में आप देखिए मेरे बच्चे, ये डोरी को लटका देते हैं। ये देखिए, हुक लगा है और हुक में आप इस डोरी को लटका दिए। हाँ, आप चलते हैं इसके बारे में। ये देखना है कि हुक में आप इस डोरी को लटका दिए, ये हुक में ये डोरी को लटका दिए, और डोरी को लटका दिए, ये डोरी है, और डोरी में ये देखिए एक छोटा सा आप गोला लटका दिए, छोटा सा गोला लटकाए। तो मेरे बच्चे, यह है दृढ़ आधार। और ये जो डोरी है ना, डोरी, ये देखिए मेरे बच्चे, आप इसी को बोले हैं डोरी। ये डोरी जो है, इसी डोरी को मैं बोलूँगा लोलक। यही डोरी को मैं बोलूँगा लोलक। इसी लोलक को आप इंग्लिश में कहेंगे पेंडुलम। जी, मैं बोला डोरी, जिसको आप बोलते हैं कि छत से डोरी लटका दिए, डोरी में ये लटका है लोलक। लोलक को आप इंग्लिश में बोलते हैं पेंडुलम। ठीक है। आप चलते हैं, झूला जब हिलाते हैं, आपके घर में वो छोटा भाई है, आप उसको झूला पर बैठा दिए और भाई को क्या किए, भाई हिला दिए। तो झूला को जब हिला दिए, आपका भाई ये बीच में आराम से ऐसे बैठा था, लटका था। जब हिलाएंगे तो झूला आप ध्यान में लाइए। ये जैसे मान लीजिए ये झूला है, ये आपका गोला जो है झूला है। ये झूला जब हिलाएंगे इसको, तो ये देखिए, ये अपने ये बीच में एकदम चुपचाप यहाँ पर खड़ा है, और साथ इसको बोले कि ये मध्य में है। दिखाई दे रहा, बोले ये मध्य में है। ये देखिए इस जगह ये जो है ये मध्य में है। देखिए मेरे बच्चे, ये आपका डोरी है, जिस डोरी में, ये डोरी को ही आप बोलते हैं लोलक, इसी को बोलते हैं पेंडुलम।
ये डोरी में जो ये गोला लटका है छोटा सा, इसी को आप बोलते हैं गोलक। ये देखिए मेरे बच्चे, ये है मेरा गोलक। इसी गोलक को इंग्लिश में बोलता हूँ बॉब। बोलिए, यह आपका दृढ़ाधार है। दृढ़ाधार में ये डोरी लटका है। डोरी जो लटका है, ये डोरी को बोलते हैं लोलक, किसी को पेंडुलम इंग्लिश में कहते हैं। ये साहब इसमें देखिए, ये मध्य स्थिति है। मध्य कहने का मतलब बीच। देखिए ये बीच में पड़ा हुआ है, आराम से मध्य में लटका हुआ है। और साहब इसी डोरी, यही गोला को आप बोलते हैं बॉब। बोले ये अपना जब आप झूला को हिलाएंगे, ये बॉब को हिलाएंगे, तो साहब ये अपने मध्य स्थिति से देखिए ये जाता है दूर, यानी ये मध्य स्थिति से दूर आ गया। कहने का मतलब कि मध्य से दूर चला गया, ये गोला चला गया, तो क्या झूला यहाँ चला जाएगा, डोरी यहीं रह जाएगा? डोरी भी जाएगा। कहने का मतलब इसको हम ये देखिए डॉट डॉट से दिखलाए हैं, टूटा फूटा लाइन से, पार्शियल लाइन से इसलिए दिखाए हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि साहब ये घटना वास्तव में तो यहाँ नहीं हो रहा है, ये तो हम आपको इस पर ब्लैक बोर्ड पर काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखलाए हैं। यहाँ भी जो है मेरे बच्चे, इस लाइन को देखिए हम डॉट डॉट से दिखला रहे हैं। ये तो बोले ये अपना मध्य था, बीच में था। बीच से, ये बीच स्थिति से, मध्य स्थिति से ये दूर स्थिति पर चला गया। आप इसको बोलते हैं कि यह दूरतम स्थिति में जा रहा है। बोले ये मध्य स्थिति से ये अपने दूरतम स्थिति में जा रहा है। ये इस पर ढेर सारी बात है मेरे भाई, लेकिन सिर्फ मुझे जितना की आवश्यकता है, सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए मैं उतना दे के इस पर काम कर रहा हूँ, लाइट पढ़ाने के लिए जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार मेरे बोल में ये सब बातें आएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ। बोले ये अपने मध्य स्थिति से, ये मध्य स्थिति से ये दूर जा रहा है। ये दूर जाने के बाद ये निर्भर करता है, जब इस चैप्टर को 9th में पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये साफ डोरी जितनी बड़ी अधिक होगी, साफ दूरतम स्थिति उतना ही अधिक होगा। ढेर सारी बात है, लेकिन अभी तत्काल ध्यान दीजिए कि अपने मध्य में लटका है और मध्य से देखिए ये दूर जा रहा है, और दूर जाके और फिर यहाँ साफ क्षण भर के लिए रुकता है और फिर अपने ये मध्य स्थिति में आ रहा है। ठीक है, और मध्य स्थिति में आके फिर यहाँ से ये दूर भागता है, और ये दूर भागता है। देखिए ये डोरी, तो ये बोले मध्य स्थिति है, मध्य से गया दूरतम, तो ये दूरतम स्थिति पर गया और फिर यहाँ से फिर यहाँ चलाया, और फिर मध्य से ये देखिए ये दूरतम स्थिति की ओर जा रहा है। ये देखिए दूरतम स्थिति पर आ गया, ये आ गया दूरतम। बोलिए ये मध्य स्थिति है। अब जब जब हम पढ़ाते रहेंगे और जब तुरंत में हम मध्य की बात करेंगे तो मध्य आपको जरूर समझ में आएगा। मध्य यानी कि बीच। ये मध्य स्थिति से ये अपने दूरतम स्थिति पर जाता है, और दूरतम से फिर अपने मध्य पर चलाया, और मध्य से फिर अपने ये दूरतम स्थिति पर जाता है, और दूरतम से फिर मध्य पर आता है। मेरे बच्चे, ये चूंकि हमको ये तरंग प्रकाश पढ़ाने के लिए उसमें प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करेगा, तो बार बार मुझे वो बताना पड़ेगा कि अपने मध्य स्थिति से जब वो गति करेगा तरंग के रूप में, तो मध्य से दूरतम स्थिति जा रहा है, और दूरतम से मध्य स्थिति आएगा, और मध्य से दूर जाकर दूर से फिर मध्य स्थिति की तरफ आएगा। ऊपर देखें, मध्य से दूर जाएगा, दूर से मध्य आएगा, और मध्य से फिर दूर जाकर दूर से मध्य। यानी कि कभी भी अगर भूले तो झूला को ध्यान रखिए ना, झूला कैसे गति करता है। झूला बीच में लटका है, अब ढकेल दिए, मध्य से दूर चला गया, दूर से फिर मध्य आ गया, मध्य से फिर दूर गया, और दूर से फिर। तो ऐसी स्थिति में कि मध्य से दूर, दूर से मध्य आ गया, और मध्य से दूर, और दूर से फिर मध्य आ गया, यहाँ पर बोलते हैं कि एक दोलन हुआ। एक दोलन, हाँ मैं बोलूँगा ये गोलक दोलन करता है। अब इस 9th क्लास में ढेर सारी बातें हैं वहाँ पर, चाहे और भी हायर क्लास में बातें हैं कि भाई गोलक दोलन क्यों करता है, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यह गोलक दोलन कर रहा है। यह गोलक दोलन कर रहा है, यानी मध्य स्थिति से जब दूर जाए, दूर से मध्य आए, मध्य से फिर दूर जाए, और दूर से फिर मध्य आए, तो यहाँ मेरे बच्चे एक दोलन कहलाता है। तो जब मैं पढ़ाते रहूँगा प्रकाश के बारे में, जब बात करूँगा आपसे कि भाई ये देखिए, ये माध्यम में, माध्यम के कण अपने मध्य स्थिति से यह साफ दूरतम स्थिति पर गया, और दूरतम से फिर मध्य, और मध्य से दूरतम, और दूरतम से फिर मध्य। जब प्रकाश की दुनिया में भी ऐसा बोलूँगा तो जरूर मेरे बच्चे समझेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ बॉब या गोलक ये साफ मध्य से दूर गया, दूर से मध्य आया, मध्य से फिर दूर, और दूर से फिर मध्य आ गया, तो मैं बोलता हूँ कि एक दोलन हुआ।
उसी तरह से हम प्रकाश में जब हम पढ़ाते रहेंगे और कहेंगे कि देखिए इनके कण साहब दोलन करते हैं अपने मध्य स्थिति से, किस प्रकार ये आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करते हैं, बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं इसको बताया है कि यहाँ देखिए ये पूरी व्यवस्था जो देख रहे हैं कि ये साहब ये आपका छत से ये डोरी को लटका के इसमें जो बॉब को लटका दिए, ये पूरी व्यवस्था जो किए हैं ना, जो छत से आप हुक के सहारे डोरी को लटका कर बॉब को लटका देना, ये कहलाता है साहब व्यवस्था सरल लोलक। सरल, हाँ, ये व्यवस्था है सरल लोलक। और मेरे बच्चे ये व्यवस्था को आपने सरल लोलक कहा। और मैं कहा कि साहब जब जब पढ़ाते रहूँगा, जब बात करूँगा कि भाई इसमें एक दोलन हो रहा है, ठीक है, तो दोलन शब्द आपके दिमाग में आ जाएगा। बोलिए कभी ये दोलन किया तो मध्य से दूर गया, दूर से मध्य आया, और मध्य से दूर, और दूर से फिर एक मध्य पर आ गया, तो ये क्या दोलन होगा? एक दोलन। क्या एक दोलन की बात मेरे बच्चे अभी हम प्रकाश की दुनिया में जब बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तरंग के बारे में भी एक दोलन बोलूंगा तो आपका दिमाग काम करेगा। ऊपर देखें, आइए हम ले चलते हैं साहब इस जगह पर। इतना थोड़ा सा मुझे जरूरत था ये मध्य स्थिति और दूरतम स्थिति को बताना और एक दोलन को समझाना, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं साहब फिर तरंग के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में वेव बोलते हैं। मुझे ये प्रकाश चैप्टर को पढ़ाने के लिए मुझे इन सारी चीज़ की थोड़ा आवश्यकता है, मैं इसीलिए इसको बटोर रहा हूँ, ठीक है। आइए साहब आप बटोर रहे हैं, जैसे खाना बनाने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ की आवश्यकता होती है और तब मिला के खाना तैयार करते हैं कि भाई खाना तैयार है, सब लोग खाना खा लो, है। तो कहने का ये मतलब मैं साहब प्रकाश चैप्टर को पढ़ाने के लिए इन सारी जड़ी बूटी की ज़रूरत है, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे इसको बोलने के क्रम में देखेंगे, जहाँ जहाँ आवाज़ आए और हम बोलेंगे भाई मध्य से ये दोलन करके दूरतम जा रही है, ये प्रकाश की किरण, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब उस जगह पर तो समझ होने के लिए बताए रहेंगे, लाख अगर मान लीजिए दिमाग से बिसर भी जाएगा तो बोलने के क्रम में हम बार बार पढ़ाते रहेंगे और दिमाग में आएगा। तो आइए ले चलते हैं, ये दोलन एक दोलन समझे, फिर समझे। मध्य से दूर गया और दूर से मध्य आया, मध्य से दूर गया और दूर से फिर मध्य आया। कौन गया था? गोलक, हाँ गोलक, जिसको आपने बोला था बॉब। और ये साहब किस में लटका था? डोरी में। इसी डोरी को आपने पेंडुलम कहा, लोलक कहा, ठीक है। बोलिए इसीलिए इसको कहा जाता है लोलक का गोलक जी। चले मेरे बच्चे, तो ये साहब किस तरह से ये गति करता है ये आपने देखा। मध्य से दूर गया, दूर से मध्य, मध्य से दूर और दूर से फिर मध्य, इसलिए यह एक दोलन हो गया इस तरह। आइए हम ले चलते हैं आपको तरंग की तरफ। मेरे बच्चे अब जो मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी तक आपको जानकारी दिया था सरल लोलक के बारे में, इसलिए कि मुझे वहां जब जब हम बार बार बात करेंगे मध्य स्थिति, किसी माध्यम की मध्य स्थिति और दूरतम स्थिति, और जब भी बोलूंगा साहब कि उस माध्यम के कण दोलन करते हैं, दोलन सब दिमाग में आ जाएगा कि अपने मध्य स्थिति से दूर और दूर से फिर मध्य और मध्य से फिर दूर और दूर से फिर एक दोलन। इस चीज को समझाने के लिए उसको दिया था। आइए मेरे बच्चे अब मैं ये तरंग को वेव को समझाने चल रहा हूँ, जरा देखेंगे आप समझेंगे, इसकी आवश्यकता होगी। फुल आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे साहब, आपको करंट में भी भेंट होगा, लाइट में भी, सभी में आपको बिना इसके पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलते हैं मेरे बच्चे। जब मैं चलता हूँ साहब इस तरंग को बताने, पहले तरंग शब्द को देखना है कि ये तरंग है क्या। तो ये तरंग जो है, ये तरंग को देखेंगे, ये देखिए मैं एक शब्द लिखता हूँ, यहाँ में लिखा है विक्षोभ, जिसको आप इंग्लिश में ये देखते हैं जी, ये देखिए। आप जानते हैं हम सभी लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा को साहब अपने आप ग्रहण करने के लिए डरते हैं। हमारे देश में सभी लोग कहते हैं हम हिंदी भाषी हैं, हम साहब हिंदी भाषी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम लोगों को अपने देश स्वदेशी को अपनाना है, ठीक है। लेकिन स्वदेशी को हम लोग कहाँ अपना रहे हैं? हम लोग आज भी कहते हैं कि नहीं भाई इंग्लिश की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश को पढ़ना है, हिंदी में कम उपयोग करते हैं, सब जगह लिखा मिलता है ये हिंदी में काम करें, हिंदी को बनाएं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हिंदी वो लिखते हैं इंग्लिश। चलिए कोई बात नहीं, चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज़रूरी है, देश को डेवलप कराने के लिए, करने के लिए, समाज को बढ़ने के लिए आगे सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। जिस तरह से 5 उंगली रहेगा तभी मुट्ठी बनाएगा, इसीलिए ऐसे कमेंट करने के लिए लोग तो कहने लगते हैं कि भाई इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप तो जानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सब जगह ज़रूरत है उनकी। तो चलिए
ये साहब आपका विक्षोभ है। तरंग क्या है? तो एक विक्षोभ। मैं जब जब पूछूंगा कि विक्षोभ ये क्या होता है, तो आप देखिए, आप घर पे बैठे रहते हैं, जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो बाबूजी आते हैं एक झापड़ साहब कान के जड़ी में लगाते हैं, तो आप कहते हो ओहो, ये तो लगा कि साहब बिल्कुल आलू चप की तरह चोट लग गया। आपने कहा इसमें कि भाई ये चोट लगा, तो आप में डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैं बोला डिस्टर्बेंस, आपका दिमाग काम किया। ये डिस्टर्बेंस क्या है, विक्षोभ क्या है, तरंग क्या है, सारी बात क्या है। जी हाँ, हम लोग जो ना भी पढ़े लिखे हैं लोग, तो वो भी लोग कह देते हैं अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जाने दो हमको। वो तो बेचारे जा रहे हैं तो सीधा अपना काम करने, आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? यानी आप उनमें विक्षोभ पैदा कर रहे हैं, आप उनमें तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। तो चलिए मेरे बच्चे, ये मैं जब जब बोलूँगा कि विक्षोभ, ये तरंग क्या है, आपका दिमाग काम करेगा। साहब की तरंग एक डिस्टर्बेंस है, तरंग एक विक्षोभ है ना। डिस्टर्बेंस करना, किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा करना। अब मनुष्य में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। पानी स्थिर है, बिल्कुल पानी स्थिर है, और अब कोई आदमी अगर बैठा है वहाँ पर खूब कपड़ा लत्ता खूब बढ़िया पहन के, अब पानी कचरा गिरा हुआ है, आप उसमें क्या किए, ढीला उठा के मार दिए है, वो पानी जो है डिस्टर्ब हुआ और उनके शरीर पर जाके पड़ गया। तो इस तरह से साहब आपने पानी में डिस्टर्बेंस पैदा किया। ठीक है, तो पानी स्थिर है, ठहरा हुआ पानी है, बाल्टी में ठहरा हुआ पानी है, आप उसमें क्या कीजिए, एक ढेला मार दीजिए, तो पानी जो है वह जिलेबी की तरह घूमने लगता है। मेरे बच्चे, जिलेबी सुन के जीभ इधर उधर मत कीजिएगा। अब देखना है, ये जो साहब आप देखेंगे, जिस तरह से बच्चे में आप पढ़े होंगे, ये देखिए, यह निश्चित बिंदु है, और बच्चे से आपने पढ़ा है कि निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेते हैं, तो ये मेरा, और दूरी लेके जहाँ से चलते चलते उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, तो ये आकार जो बनता है वो वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र है, और वृत्त की लंबाई जो है, ये साहब वृत्त की लंबाई, वृत्त का परिधि है। अभी हमें गणित नहीं पढ़ाना, मुझे इसकी आवश्यकता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो बोले वृत्त का केंद्र बोला, समझ में आ गया, वृत्त की लंबाई परिधि समझ में आ गया, और केंद्र से पॉइंट तक की दूरी जो निश्चित दूरी लिए थे वो मेरा त्रिज्या है। ये बच्चे से आप पढ़े। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये वृत्त है, जैसे एक ही केंद्र है और ये वृत्त है जिसका ये त्रिज्या है, इसी केंद्र से एक दूसरा त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचे, इसी केंद्र से और त्रिज्या लेते हुए आप एक वृत्त खींचे। इस प्रकार मेरे बच्चे अलग अलग त्रिज्या लेके एक ही केंद्र से अलग अलग वृत्त बनाते हैं। आप इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, जिसका सभी वृत्त का एक ही केंद्र हो, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग। तो मेरे बच्चे, जब ठहरा हुआ पानी में जब आप कंकड़ मारते हैं तो आपका पानी भी इसी तरह से लगेगा कि एकदम जिलेबी बन गया। आप देख लीजिए ना करके, एक ढेला मारिए, इस पर हल्का सा गिराइए, और साफ गिराइएगा, वो अपने आप साफ जिलेबी की टाइप का, इस टाइप का बनने लगेगा। मेरे बच्चे, ये कहना चाहता हूँ कि साहब इस प्रकार जो है पानी में आपने डिस्टर्बेंस पैदा किया, पानी में आपने विक्षोभ पैदा किया। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, आगे इसकी बहुत जरूरत है मेरे भाई, बिना इसके आगे नहीं पढ़ पाइएगा। अब चलते हैं मेरे बच्चे, ये कहना यही है कि जो आपने डिस्टर्बेंस पैदा किया, जो आपने विक्षोभ उत्पन्न किया, ये विक्षोभ कितने तरह का हो सकता है, ये जानना तो है। कहें कि भाई ये तो आप पूरा वेब की पढ़ाइएगा, नहीं भाई, हमें लाइट के लिए इसकी ज़रूरत है, बगैर इसके आप लाइट चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, विश्वास करें मेरे भाई, जरूर। आइए ले चलता हूँ। तो ये डिस्टर्बेंस को बताना चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो आपने डिस्टर्बेंस का, विक्षोभ का, तरंग का है, आपका देखिए ये ब्लैक बोर्ड है, आपने मारा, इसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया। बोलिए, आप साहब स्प्रिंग को पकड़ते हैं, लेते हैं, स्प्रिंग को दाब दिए और छोड़ दिए, फिर अपनी स्थिति में आ गई। देखता हूँ साहब कि आप किस तरह का डिस्टर्बेंस, कितने तरह, दो प्रकार के आपके डिस्टर्बेंस आपको बताऊंगा। ये देखेंगे डिस्टर्बेंस क्या है और डिस्टर्बेंस कैसे कैसे उत्पन्न होता है। आइए मेरे बच्चे, ले चलता हूँ, बतलाता हूँ, देखिएगा। तो ये रहा सवाल कि मैं जब जब बोलूँगा इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, आपका दिमाग काम करेगा, इसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है। मैं कहा कि देखो इसमें तंगी हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है, वेव उत्पन्न हो रहा है। आपका जैसे बोलूँगा वेव, आपका दिमाग काम करेगा, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो अब देखता हूँ कि डिस्टर्बेंस किस टाइप का है। इस डिस्टर्बेंस को पहले समझो।
देखिए मेरे बच्चे, अभी तक आपको प्रोग्राम में दिया कि साहब सरल लोलक क्या है। सरल लोलक में मध्य स्थिति की बात में किया। जब जब हम तरंग में साहब तरंग को प्रकाश को पढ़ाते वक्त हम कहेंगे कि साहब ये गति करता है, तरंग के रूप में गति करता है। और जब तरंग के रूप में गति करता है, जब मैं बोलूँगा कि अपने मध्य स्थिति से ये कैसे गति करता है, तो मध्य शब्द को अभी बताया कि साहब किस तरह से साहब लोलक अपने मध्य स्थिति से दूरतम स्थिति पर जाता था और दूरतम से मध्य की ओर। आपने देखा था कि ये साहब ये देखिए, ये दृढ़ आधार है जहाँ से ये लोलक में गोलक लटका है, ये मध्य स्थिति है और मध्य स्थिति से ये दूरतम स्थिति पर जाता है। तो दूरतम स्थिति पर जाता है, तो मैं बोला कि दूरतम स्थिति को प्राप्त कर रहा है, दूरतम स्थिति पर जाता है, यानी ये साहब लोलक का गोलक गति कर रहा है? जब मैं पढ़ाते रहूँगा कहूँगा कि प्रकाश के कण गति कर रहे हैं। आखिर मेरे बच्चे, गति शब्द को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, गति शब्द को आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो आखिर गति मेरा बच्चा बोलना ही नहीं जाने तो बार बार सिर्फ पढ़ते रहता लड़का, प्रकाश तरंग के रूप में गति कर रहा है और गति जान ही नहीं रहा है। गति को जानना तो पड़ेगा। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे गति, काफ़ी भयंकर स्थिति में पढ़े होंगे। आगे भी हायर क्लासेज में 11th में काफ़ी पढ़ना है उनके बारे में। तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं गति शब्द को मिलाना चाहता हूँ। ये गति क्या है, ठीक है? और तब गति को बताने के बाद ये देखिए, जिस तरंग को बताऊंगा मैं, जब बोलूँगा ये तरंग, देखिए अभी मैंने तरंग बताया था कि जो भी डिस्टर्बेंस पैदा हुआ मध्य स्थिति से दूर गया है, और दूर से साहब फिर मध्य पर आ गया और मध्य से फिर दूर गया और साहब ये दूर से फिर मध्य पर आ गया। तो ये कहता हूँ कि ये बोलिए साहब, ये विक्षोभ उत्पन्न हुआ, इसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया आपने। झूला लटका हुआ था, आराम से आपका भाई झूला पर बैठा हुआ था, आप उधर से आए धकेल दिए, भाई आपका रोने लगा, बाप रे बाप रे बाप, भाई क्यों रो रहा है? उसमें आपने डिस्टर्बेंस पैदा किया, वो मध्य से दूर चला गया, दूर से मध्य आ गया, फिर मध्य से दूर गया और दूर से मध्य आ गया। क्या ये दोलन कर रहा है कि नहीं? ये कंपन कर रहा है, डिस्टर्बेंस कहिए, कंपन कहिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये देखिए गोलक, लोलक का गोलक गति कर रहा है। अब लीजिए, गति शब्द को ही हम नहीं समझे। जब हम वो प्रकाश पढ़ाते रहेंगे और कहा कि भाई देखिए प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करते हैं, तो तरंग तो जानेगा कि डिस्टर्बेंस होता है, और डिस्टर्बेंस बताऊंगा कि ये देखिए तरंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा ये अनुप्रस्थ तरंग, जिसको आपने ट्रांसवर्स वेव इंग्लिश में बोलेंगे। ये देखिए अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। यानी 2 टाइप्स ऑफ वेव, 2 प्रकार के वेव हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा इस दोनों वेव के बारे में, आपको जानकारी दूंगा और कहूंगा कि सब माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करेंगे। तो अनुप्रस्थ देखेंगे कि क्या है। तरंग तो बताएं कि तरंग जो डिस्टर्बेंस होगा वो तरंग होगा, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग गति करेंगे। तरंग तो बता दिया, बट अनुप्रस्थ को जानना होगा कि अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ के रूप में कैसे, और गति करेंगे तो गति क्या है। 9th में आपने काफ़ी पढ़ा, 11th में भी काफ़ी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो जानना होगा। इसलिए अभी मैं 2 चीज़ आपको बताऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंग जो गति करेंगे, तो तरंग तो समझना है, लेकिन अनुप्रस्थ क्या है ये नहीं देख रहा हूँ। अनुदैर्घ्य तरंग तो समझना डिस्टर्बेंस, बट अनुदैर्घ्य नहीं समझ रहा है। दिखाता हूँ अनुदैर्घ्य तरंग कब होगा और अनुप्रस्थ तरंग कब होगा। और मैं जो बोलूँगा मेरे अल्फाज ऐसे निकलेंगे, आवाज़ निकलेंगे साहब, कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करेगा। तो ये गति क्या है, तो आइए पहले मैं ले चलता हूँ आपको गति समझाने, और तब गति के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, और तब हम चलेंगे अनुप्रस्थ तरंग गति पर है और साहब अनुदैर्घ्य तरंग की गति पर। आइए मेरे बच्चे, देखता हूँ सबसे पहले गति। जी हाँ, इस गति को, जिसको आप इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, ये साहब गति को इंग्लिश में आप मोशन बोलते हैं। देखेंगे साहब, ये बच्चे से आप पढ़े हैं, आपके पास जानकारी होगी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये चलते हैं मेरे भाई, ये आप मोशन, जिसको आप हिंदी में गति बोले। मैं साहब अपनी टूटी फूटी भाषा में इसको देखिए कैसे गति को बताता हूँ, जिसको आप समझने के बाद कैसे आप पढ़ने के लिए रेडी होंगे इसको। जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका घर है यहाँ पर, और आप यहाँ से साइकिल से चलिए या आप पैदल चलिए, आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। तो जब चलना शुरू करते हैं, कहा कि भाई हम तो चलना शुरू करेंगे आपके कहने से, अरे ठीक है आप यहीं रहिए। तो जब मैं यहीं रह गया तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं विराम में हूँ, मैं रुका हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, है
आपके पापा से कोई घर पर मिलने आए तो पूछेंगे पापा कहाँ पर है, आप अभी घर जाइए, मेरे पापा अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम में है, विराम में है। ठीक है, तो विराम, वस्तु रुकी है, आदमी रुका है, लेकिन आपका घर यहीं रह गया। आप घर पर, आप घर पे आराम से थे, कुर्सी पर बैठे थे, और आप क्या कहें कि नहीं भाई मेरी इच्छा हो रहा है कि साहब चलते हैं, थोड़ा किताब खरीदने चलते हैं। तो जब आप यहाँ से कुर्सी छोड़ के, जैसे कुर्सी छोड़े और जब चल दिए तो लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, अरे भाई आ रहा हूँ। तो बोलने वाला आदमी वहीं रह गया, आपका कुर्सी के पास, घर के पास ही रह गया, और आप चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किताब खरीदने। तो आप कहते हैं कि साहब उनके अपेक्षा जी, जो आदमी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनके अपेक्षा वो जाने वाला आदमी किस में आ गया, गति में आ गया। मेरे बच्चे, इस पर ढेर सारी बात है, 9th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी काफ़ी बात है। जैसे आप साइकिल पर चढ़ जाइए ना, और साइकिल पर चढ़ के आप चल दिए यहाँ से किताब खरीदने। अब साइकिल आपका जा रहा है, साइकिल यहाँ से हाजीपुर की ओर निकल रहा है जी, पकौली से चला है, कह गया जरा इसी आप रुकिए, इसी जगह आप अपने कोचिंग पर, ट्यूशन पर जहाँ पढ़ाते हैं वहीं रुकिए, और मैं यहाँ से चलते जा रहा हूँ, थोड़ा आ रहा हूँ, 1 मिनट आप यहीं जगह रुकेंगे, हम तुरंत अभी आ रहे हैं साहब, हाजीपुर से किताब खरीद के आ रहे हैं। हम कितनों कहेंगे रुको रुको रुको, आप एकदम स्पीड में भागते जा रहे हैं, मैं यहीं रह गया, और मेरे अपेक्षा साहब आप जरूरत की ओर पहुँच रहे हैं। अरे भाई रुको, तो नहीं रुकेंगे, कहे भाई, तो मैं कहता हूँ वो लड़का बड़ा मोशन में है, वो मोशन गति में है, वो रुक ही नहीं रहा है, मैं यहीं रह गया, और लड़का कहीं और चला गया, यानी मेरे अपेक्षा वो लड़का गति में है। इस पर ढेर सारी बात है मेरे बच्चे। तो गति शब्द को सिर्फ मैं समझाया, इस पर ढेर सारी बात है, आप पढ़े होंगे 9th में, आगे हायर क्लास में इसको काफ़ी पढ़ना भी है। अभी मुझे सिर्फ गति शब्द को बता देना था, और साहब उसकी अपेक्षा आप किस में है, विराम में। तो गति और विराम 2 चीज़ की बात मैं किया है। गति को दिमाग में रखेंगे, गति समझने के लिए एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु गति में कही जाएगी जब उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह भी आपने देखा था क्या, गति शब्द में कोई दिक्कत होगा? आप देखें, ये साहब, ये देखिए, ये दृढ़ आधार पर, ये देखिए आपका डोरी है, जिस डोरी में ये साहब आपका बॉल लटका हुआ है, ये साहब डोरी जिसको पेंडुलम, और ये गोलक जिसको बोला बॉब, और ये बॉब ये अपने मध्य स्थिति पर आप यहीं रह गए, खड़ा है, और मध्य स्थिति पर खड़े हैं। देखिए कहाँ पर खड़े हैं, मध्य में, देखिए मध्य में खड़े हैं, और आप आराम से बैठे थे झूला पर, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आया, धकेल दिया, इधर से धकेल दिया, तो ये मध्य से कहाँ भाग गए, दूर, तो आप रोने लगता है और आप हंसने लगते हैं, कहते ये देखो हम धकेल दिए, तो कहता है नहीं गिर जाएंगे, कहे भाई, तो ये अपने मध्य स्थिति से दूरतम स्थिति की ओर गति कर गया, ये यहीं रह गया, ये यहीं रह गया, धकेलने वाला आदमी यहीं रह गया, और ये साहब गोलक ये कहीं और चला गया। तो मैं बोला कि भाई आपने डिस्टर्बेंस किया, आपने विक्षोभ पैदा किया, और विक्षोभ पैदा करने के कारण ये बॉब गति कर गया। क्या कर गया, गति कर गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ। तो मैं बोलूंगा कि साहब ये गति करता है, बोले ये कण जो है, ये बॉब जो है वह गति कर गया। क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत? गति शब्द बोला, फिर ये क्या किया कि ऊपर पहुंच के अपनी दूरतम स्थिति पर फिर इधर की ओर गति कर गया। गति, मैं गति बोलूंगा समझ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, इस जगह पर मैं बोला कि बोलिए ये झूला, ये बॉब आपका ये गति करके दूरतम स्थिति को प्राप्त कर लिया, और जब गति किया तो गति करने पर उसमें क्या हुआ, डिस्टर्बेंस। क्या हुआ? क्या मेरे बच्चे, ये गति करते समय उसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो गति करते समय मैं बोलूंगा कि ये साहब तरंग के रूप में ये गति करते हुए आगे जा रहा है, यानी साहब कंपन करते हुए, डिस्टर्बेंस करते हुए, पैदा करते हुए आगे की तरफ भाग रहा है। ये सिर्फ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आपको, सिर्फ किसी भी हाल में मोटिवेट करके लाइन पर खड़ा उतारने के लिए। बोले मैं साहब कहूँगा कि बाबू तरंग गति, एक लफ्ज बोलूँगा बार बार, तरंग गति। बोलिए आखिर इसमें तरंग उत्पन्न हुआ कि नहीं? अच्छा देखिए, कोई बच्चा खड़ा रहता है, आप उसको कहते हैं बाबू सुनो ना, इधर बता देता हूँ एक बात। आपने क्या किया भैया, आप उसको साहब डंडा पकड़ के और उसको डोलाना शुरू कर दिया। तो आप क्या कहते हैं, वो चिल्लाने लगता है, रे 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 क्या कर दिया? तो क्या कर दिया भाई, आपने उसमें डिस्टर्बेंस पैदा किया, और डिस्टर्बेंस यानी कि तरंग पैदा किया, और तरंग पैदा करने के बाद आप उसमें क्या उत्पन्न कर दिया, गति, तरंग गति। क्या बोला आपने जी? ये देखिए, ये बच्चे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एकदम बोल चाल की भाषा में आपको ला के लाइन पर खड़ा उतार दिए हैं, ताकि आपको किसी भी हाल में जब हम पढ़ाते रहे कहें कि देखिए ये अनुदैर्ध्य तरंग गति है,
ये साहब ये जो कण गति कर रहा है, बताऊंगा कण के बारे में, मैं बताऊंगा कि माध्यम के कण, बताऊंगा माध्यम का कण भी क्या है, उनके बारे में भी अभी बात करूंगा आपसे। बार बार कहूंगा कि ये माध्यम के कण तरंग गति, माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करते हैं। तो तरंग गति तो दिमाग में आएगा कि डिस्टर्बेंस पैदा होगा, और डिस्टर्बेंस पैदा होने से ही उसमें क्या हो जाती है, गति। जब तक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जब तक विक्षोभ नहीं होगा, तब तक वो साहब गति नहीं करेगा। तो अभी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक माध्यम और माध्यम के कण के बारे में जानकारी दूंगा, और तब मैं आपको समझाऊंगा कि माध्यम के कण गति करेंगे, लेकिन वह गति अनुप्रस्थ रूप में गति करेंगे और अनुदैर्घ्य रूप में गति करेंगे। जी, जब मेरे बच्चे को जब हम पढ़ाते रहेंगे, बोलेंगे कि बोले भाई प्रकाश की किरणें वो इस रूप में गति करते हैं, लो अब आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम कभी कह देंगे कि अनुदैर्घ्य रूप में, कभी कह देंगे अनुप्रस्थ रूप में तरंग गति करते हैं। अब तरंग गति तो आपको समझ में नहीं आता, माध्यम का कण बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, तो आप कैसे समझेंगे? सिर्फ याद करेंगे रात में बैठ के कि माध्यम के कण तरंग गति, ऐसा तो नहीं करना है। माध्यम के कण गति करते हैं, माध्यम के कण तरंग के रूप में गति करते हैं, ऐसा नहीं रटना है। बल्कि मेरे बच्चे, मैं अभी साफ तरंग गति की बात किया, इसमें तरंग उत्पन्न हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, और ये गति करके ये देखिए अपने मध्य से कहाँ चला गया, दूर। मध्य से कहाँ गया, दूर। तो ये देखिए तरंग के रूप में गति करके, चलता हूँ मेरे बाबू। तो अभी तक आपको बताया था कि ये तरंग गति के बारे में कहा कि किस तरह से, जब मैं बोलूँगा तरंग और गति दोनों एक साथ इस्तेमाल करूँगा तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि गति किस समय हो रहा है और तरंग क्या हो रहा है। आएंगे हम सभी को अभी जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ के एक माला तैयार करेंगे इसका। तो उसकी माला के लिए सब एक चीज़ और आएगा, जिसमें माध्यम और माध्यम के कण। जी हाँ, मैं दो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। आएंगे माध्यम के बारे में हम जब आएंगे तो वहाँ पर हम ढेर सारी बात और करेंगे। जब हम प्रकाश चैप्टर में जब आपको दर्पण भी पढ़ाएंगे, तब लेंस भी पढ़ाएंगे, तब सभी में आवश्यकता होगी, और वहाँ मैं बात करूँगा आपको माध्यम से, माध्यम क्या है। जी, लेकिन उसी के बारे में वहाँ पर और बात करेंगे। विरल और सघन को समझाने के लिए वहाँ पर ढेर सारा प्रोग्राम वहाँ चलेगा। लेकिन अभी चूंकि मुझे प्रकाश चैप्टर को खड़ा करना है, इसको खड़ा करने के लिए मैं सिंपली आपको एक माध्यम के बारे में आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये माध्यम का कण की बात क्या है। माध्यम के कण की बात क्या, तो पहले तो समझेंगे कि माध्यम क्या है। जो आप डिस्टर्बेंस पैदा करने गए हैं वो किसी माध्यम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। अरे आप डिस्टर्बेंस किसी माध्यम में करेंगे तो कैसा माध्यम होगा? देखिए ना, एक माध्यम बताता हूँ। कोई आदमी बैठा है और उसको एक झापट दे दिए, कहा भाई ये तो आपने कमाल किया, क्या हुआ तुम्हें? अरे हमें साहब डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। कैसा हुआ? अरे मारा ऐसा झापट कस के, डिस्टर्बेंस। तो ये बेचारा, ये माध्यम ही कहिए इसको, कहा कि माध्यम हो गया, हमने मार दिया, ये माध्यम हो गया। बिल्कुल, रोड पर पोल खड़ा रहता है, बच्चे स्कूल से आते हैं और साहब है रोड का ही पत्थर उठा के, रोड पर ही गड़ा हुआ पोल है उसको है मार दिया ढेला से। रोड का आवाज़ करता है, झाँक झाँक मारता है ना, ट्राक ट्राक मारता है, एकदम कस कर टन टन आवाज़ करता है। लड़का को बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, पोलवा में बड़ी मार ली कस के, बहुत आवाज़। बेचारा पोल भी निर्जीव, पत्थर भी निर्जीव, तू क्यों हंस रहा है? भाई हंस रहा है साहब इसलिए कि उसको आनंद आता है कि पत्थर बिजोड़ मार दी, आवाज़ खूब गल गई। तो बोलिए आपने पोल में डिस्टर्बेंस पैदा किया। तो साहब वो पोल जो था वो आपका ठोस था, ठोस। बोले साहब ठोस था, ठोस एक माध्यम हो गया। क्या कि माध्यम क्यों बोलते हैं आप? माध्यम, मेरे बच्चे माध्यम शब्द को जरा समझे। आपने साहब पोल को नीचे गिरा दो, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, 5-6 फीट के आदमी होंगे, 4 फीट के होंगे, 3 फीट 1-2 फीट के हैं, और पोल बहुत बड़ा है। तो ऐसा तो ना कहते हैं कि एक बच्चा को नीचे रहने देना और एक बच्चा को पोल पर ऊपर चढ़ा देना। बोलो ऐसा संभव है? अच्छा आगे तब नीचे से तू बोलना, ऊपर से सुने, इस बात का मत करिएगा। बल्कि कहने का ये मतलब मेरे बच्चे, पोल जो कहीं नीचे गिरा हुआ है, घर द्वार पर कहीं इधर है, तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है? बच्चे जो है वो एक छोर पर एक बच्चा कान लगाता है, ये बच्चे में आप पढ़े होंगे, और दूसरा बच्चा एक दूसरे छोर पर कान लगाता है। और ये छोटा सा एक टुकड़ा कोई चीज़ का ले लेता है, ठोस चीज़ का, पत्थर या जिसको देहाती भाषा में पत्थर कहिए, खपड़ा कहिए, कुछ बोलते हैं लोग, उसको लेके आए टक से मारिए उस पर। बच्चा कहेगा नहीं सुनिए, उन्हें कान लगा के ऐसे ऐसे ठोकेगा, कान के पास लगा हल्का मारेगा, और मारेगा और उसको ऐसा मारेगा कि बगल का आदमी भी ना सुने। लेकिन उड़ने वाला कहा रुक जो रे रुक जो, मैंने सुनाई तो हो, बिजोर बिजोर लगाओ।
तो मेरे बच्चे आपने देखा कि वो ठोस आपका माध्यम हो गया। ठोस आपका क्या हुआ? हम माध्यम हो गया। ठोस आपका माध्यम हो गया। और वो ठोस जो आपका माध्यम है, जिस माध्यम में आपने क्या देखा, ठोस माध्यम में वो लड़का एक जगह ठोकता है, एक जगह ठोकता है और एक जगह ठोकता है, और वो आवाज वो सांप पहुंच जाता है उस बच्चा के पास। वो उतना 20 फीट का 25 फीट का रखा हुआ है, 30 फीट का सांप पोल रखा हुआ है, और ये छोर पर कान लगा के एकदम इस तरह से बैठा रहता है, चुपके से आए ठोकता है, और उन्हें दोस्त उसका सुन रहा है। तो बाद में कहता है तो सुनाई दिल करो, बिजोर सुनाई दिया भाई, आप जो ठोके से तो फटाफट मार रहा था वहाँ। इसका मतलब कि ठोस में जब एक जगह आपने ठोकर मारा, वो ठोकर जाकर दूसरी जगह पर आपको सुनाई दिया। कारण क्या था? क्या कारण था? तो आपने कहा कि वो जो सांप पोल था, जिस पदार्थ से मिलकर बना था, जिस पदार्थ, हम जानते हैं कि हर पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने, छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। पढ़िएगा इसके बारे में, आप लोग रसायन की दुनिया में फिर आइएगा, पढ़िएगा। तो बोले हर पदार्थ छोटे छोटे कैसे किस अणु से, किसी कण से मिलकर बना है, किसी अणु से मिलकर बना है। जिस कण से मिलकर बना है वो कण एक दूसरे से काफी उसमें सटे हुए, वो कण जो है वो एक दूसरे से काफी उसमें सटे हुए, ठीक है। तो बोलिए वो होता क्या है कि इतना बड़ा पोल है, जरा मेरे बच्चे देखिए, ये पोल है, और ये देखिए बहुत ठोस है, ये बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। मेरे बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। होता क्या है कि एक बच्चा अपना कान लगा के यहाँ टक 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 मारता है, दूसरा बच्चा यहाँ कान लगा के सुनता है। तो होता क्या है, जब ठक ठक मारता है तो इसमें जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, एक कण दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथे को वो धक्का मारता है। जैसे आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं, 5-6 लड़के बैठे हैं, तो एक लड़का अगर धक्का मारता है, उसको धक्का मार देता है, उसको धक्का मार देता है तोड़ी की, और धक्का मारते मारते अंतिम वाले को उलट देता है, जो करगी में है वो उलट जाता है। तो आपने देखा आपका माध्यम यहाँ है कि नहीं? एक बच्चा ठोकर मारा, वो उसको ठोकर मारते मारते आगे गिराता है। यहाँ भी साहब ये माध्यम हो गया, ठोस है माध्यम कौन? जैसे आप पढ़ने के लिए, आप साहब बाबूजी आपको पैसा देते हैं, आप स्कूल फीस देते हैं, उसके बाद आपको साइकिल मिलता है, दूर जाना है स्कूल जाते हैं साइकिल से, तो साइकिल आपका जो है ले जाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ को पूरा कौन करते हैं? पिताजी। तो पिताजी जो है वो आपके माध्यम हुए, आपको पढ़ाने लिखाने वाले हुए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपकी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ढोक के ले जाने वाला यह आपका माध्यम का काम कर रहा है, जो साहब आपकी आवाज़ को एक कण दूसरे कण को धक्का मारता है, दूसरा तीसरा को धक्का मारता है, तीसरा चौथा को धक्का मारता है, और इस तरह से धक्का मारते हुए इस जगह पर ले जाता है। तो बोलिए आखिर ये जिस छोटा छोटा कण से मिलकर बना है ना, तो ये साहब ये छोटा छोटा कण शब्द बोलूंगा समझ जाएंगे। और माध्यम कौन हुआ? ये ठोस कौन है? तो मैं कहूंगा कि ठोस माध्यम के कण, ठोस माध्यम के कण। तो माध्यम के कण बोलूंगा तो समझ जाएंगे। अब मेरे बच्चे, माध्यम के कण जब साहब ठोकर मारेंगे, माध्यम के कण जब डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, तो कैसे डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे? तो जब मैं बोलूंगा कि साहब माध्यम के कण में साहब डिस्टर्बेंस पैदा होगा, माध्यम के कण में साहब तरंग उत्पन्न होगा, माध्यम के कण में विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो विक्षोभ आप कैसे कैसे कार्यक्रम को देखेंगे, आइए मैं आपको मिलाता हूँ, जरा इनसे मिलिए। जैसे मैं छोटा सा एक ऐसे ही फिगर बनाया, और फिगर बना के एक बड़ा सा इसमें साहब हम कण का निर्माण करते हैं, बताते हैं, शो कराते हैं, ताकि बच्चा मेरी उस स्थिति को पहचानेगा। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर साहब ये नेचर का भी गुण है और आप खुद जानते भी, जगह अगर हमको साहब या इसमें हम आराम से स्थिर खड़े हैं, और अगर आप इस पर धक्का दे दीजिए, तो धक्का दिए तो हम हटेंगे जरूर, लेकिन फिर अपनी पहली स्थिति में आ जाएंगे। और फिर इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, जैसे लोलक दोलन क्यों करता है, हाँ उसके पीछे कारण है। अभी जो चलना है मुझे अलग रूट पर, इसलिए विशेष जवाब की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये लोलक दोलन क्यों करता है, इसके पीछे जवाब है। ये देखिए कि साहब ये साहब मध्य स्थिति से दूर गया, बोलिए मध्य स्थिति से दूर गया, और दूर से फिर देखिए, दूर से ये फिर मध्य आ गया, और मध्य से दूर गया, दूर से फिर कहाँ गया, मध्य है। तो ये दोलन जो कर रहा है, ये दोलन जो कर रहा है, इसके पीछे जवाब है जी। ये ऐसा नहीं कि बोलिए अब मध्य से धकेल दिए
अगर बच्चा को आप अपने भाई को झूला पर चढ़ा के अगर धकेल दीजिए और डायरेक्ट अगर झूला पर ही चला जाए, अगर जहाँ गया वहीं दूरतम स्थिति पर आ जाए, तो आपके माता पिता मार सोटा को आपको ठीक कर देंगे। अरे तो ऐसा धकेल दिया कि जाके ऊपर अटक गया, तो वो क्या अटकता है? नहीं, वो बेचारा फिर कहाँ चलाता है? यहाँ गुरुत्व बल काम कर रहा है, उस पर फिर खिंचाव का बल लग रहा है, तनाव बल काम कर रहा है। पढ़िएगा इसके बारे में, पढ़ना था 9th में भी, 12th 11th में काफ़ी इसको फिर पढ़ना है। तो मेरे बच्चे, क्या ये अश्विनी साहब मध्य से दूर गया था और दूर से फिर कहाँ गया? और मध्य से फिर दूर गया और दूर से फिर कहाँ गया? ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे, तो मैं बोलूँगा कि माध्यम के कण, माध्यम के जो भी माध्यम था उसके कण, वो भी जब गति करेंगे, माध्यम के कण क्या करेंगे? तो हमेशा हमेशा इसी प्रकार से गति करेंगे। जहाँ भी जैसे पानी स्थिर है, लोहा में भी आपने पत्थर मारा था, पत्थर मारा तो वह आवाजें, ये देखिए मैं एक ऐसी छोटा सा फिगर बच्चों को समझने के लिए बता रहा हूँ। मानता हूँ कि यहाँ पर मैं ठोकर मारा, तो यहाँ जहाँ पर ठोकर मारा, ये अगला कण में ये आवाज अगला कण को धक्का दिया, अगला कण को धक्का दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ध्वनि उत्पन्न किया और जो ध्वनि उत्पन्न किया वो अगला कण को धक्का मारा, तो अगला रुकेगा नहीं। न्यूटन साहब ने मुझे तीसरा नियम से बताया था कि साहब अगर अगला को धक्का मारते हैं तो उतना ही बल लगा के फिर ये पिछला को क्या करेगा? तो पिछला को डिस्टर्ब करेगा। यानी आपने अगला को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करना, तंगी उत्पन्न करना, तरंग उत्पन्न करना, तो आप तरंग इसमें उत्पन्न किए और ये तरंग किए, तो फिर ये इधर ठोकर मार दिया। आइए, और ये ठोकर मारा तो रुकेगा, फिर ये इधर वाला एक कण पर ये अपना धक्का मार देगा। तो बोलिए, ये अगर इसको धक्का मारता है तो क्या ये भी इसको फिर धक्का मारेगा कि मारेगा? यानी यही क्रिया पूरे वो पोल में चलते रहता है। यानी माध्य स्थिति से दूरतम स्थिति वाले को धक्का मारा, दूरतम में धक्का मार के फिर मध्य को धक्का मारा, फिर साहब ये अपने पीछे वाले को धक्का मारा और फिर आके फिर इसमें ठोकर मारा। और यही क्रिया साहब पूरा का पूरा पोल में, ठोस में चलते रहता है। और पूरे ठोस में ही नहीं, ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में यही क्रिया होती रहती है ना। तो आपका माध्यम अगर ठोस है तब, या साहब पानी भी है आपका, पानी में देखिए, एक बार पानी को मारिए थाप से, पानी भरा हुआ है, एक थप मारिए, मारिएगा तो ये होगा मध्य स्थिति। अब मध्य से, जैसे मध्य से मारिएगा, पानी में बाल्टी में रख के, गमला में रख के मारिए, ये मारे ऐसे, तो मध्य हो गया। अब मध्य से एने वाला एने दूर भागेगा, अब फिर जाके पनिया वाले ढुक के फिर यहाँ जाएगा, नहीं, फिर यहाँ से मारे चाहिए ना क्या, और फिर ढुक के आएगा। और जब ये जाके जहाँ अगला को धक्का मार दिया है, वो भी अगला जाके पगला के तरह वो भी साहब उसको धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा, वही स्थिति से धक्का मारेगा कि मध्य से कहाँ जाएगा? दूर, और दूर से फिर कहाँ आएगा? मध्य। और ये क्रिया बार बार उसमें चलते रहती है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं इसको इसलिए बताया कि मेरा लफ्ज निकलेगा कि माध्यम के कण, बार बार बोलूंगा, माध्यम ठोस हो, द्रव हो या क्या माध्यम, अभी ऐसे समझाया, कोई दिक्कत? इसी चीज को जब हम आएंगे, जब स्टार्ट करेंगे इसमें, जब परावर्तन में कार्यक्रम देंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा विरल माध्यम और सघन माध्यम। वहाँ भी माध्यम के बारे में मैं ऐसे ही कार्यक्रम कुछ देकर आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मुझे इसकी ज़रूरत थी कि जब मैं बोलूँगा कि माध्यम के कण, कौन माध्यम, किस टाइप का भाई? तो पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और तो हम तीनों अवस्था में, किसी अवस्था में हम साफ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। आप ठोस रहिए तो आप पानी ठोस के, पानी द्रव के रूप में है, वो में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, मारेंगे छपाक से। उनके कण माध्यम, माध्यम कण है, द्रव पानी है, उसमें आपने साफ डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो उनके पानी एक जगह से चल के फिर दूसरी जगह, फिर यहाँ से चल के यहाँ, तो माध्यम के कण क्या गति कर रहे हैं? क्या ठोस में भी है तो उसमें भी गति करेंगे? क्या साहब गैस की अवस्था में है तो आप जानबे करते हैं, बच्चे से पढ़े जानते ही हैं कि साहब अगर किसी बर्तन में ये गैस के अणु भरे, गैस के अणु भरे, तो साहब एक कण दूसरे को धक्का मारता है, फिर ये इसको धक्का मारेगा, तो इनके कण भी एक दूसरे में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं कि नहीं? और जिसके कारण बेचारा क्या करते रहता है? गति करते रहता है। गति क्या बोला मैं? यानी साहब गति करने से वह स्थान में क्या करेगा? तो क्या यहाँ भी तरंग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी के माध्यम के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। अब मैं चलता हूँ साहब कि ये माध्यम के कण गति करेंगे, लेकिन माध्यम के कण कैसे गति करेंगे? तो ये माध्यम के, उस समय से सिर्फ इतना आपको लाइन पर खड़ा उतारने के लिए लाया
कि मेरा जब आवाज़ निकलेगा और कहेंगे कि किसी माध्यम के माध्यम बोलूँगा, कोई डर नहीं। तो माध्यम के कण गति करेंगे, दो प्रकार से करेंगे, एक अनुदैर्घ्य रूप में और एक अनुप्रस्थ। वही बन जाएगा एक अनुप्रस्थ रंग और एक बनेगा आपका अनुदैर्घ्य। आइए मेरे बच्चे, बताता हूँ कि अनुप्रस्थ रूप में कैसे गति करेंगे और अनुदैर्घ्य रूप में कैसे गति करेंगे, और गति करने पर क्या क्या उसमें मैटर काम करता है। इतना समझने के बाद तब हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। हड़बड़ाएंगे नहीं कि ये प्रकाश पढ़ने के लिए आप इतना चीज़ को बांधना पड़ेगा, बिल्कुल इन सब की आवश्यकता होगी। देखेंगे, देखिए मेरे बच्चे, अभी तक आपको तरंग के बारे में बताया, माध्यम के कण के बारे में बताया, माध्यम के कण कैसे गति करते हैं वो बताया। आखिर आप जानते हैं इसके बारे में कि अगर साहब ये गैस का अणु है, हर पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, तो बोले इसमें गैस के अणु, इसमें साहब ये इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारा, तो ये माध्यम तो यहाँ गैस है, और गैस माध्यम है जिसके अणु आपस में गति कर रहे हैं और गति करके एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, यानी कि साहब इसमें विक्षोभ हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मैं चलता हूँ साहब इसमें, ये देखिए अनुप्रस्थ तरंग की बात होती है, तो ये देखना है ध्यान से। आप जैसे अनुप्रस्थ में, जैसे आप देखिए दीवार में कील को ठोक दीजिए, और दीवार में एक दीवार है जिसमें आप कील को ठोक दीजिए, ये देखिए, और कील को ठोक के, ठीक है, और उसमें आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप ये देखिए इसमें रस्सी बांध दीजिए, और रस्सी बांधिएगा, ये देखिए इस तरह का स्थिति तब होगा जब साहब आप रस्सी बांध के और उसको हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए, आप पकड़ के और उसको कस के एक बार ऐसे घुमाइए, तो वह सांप की तरह ऊपर नीचे करेगा। तो जब सांप की तरह ये ऊपर नीचे करते हुए जाता है, तो इस जगह पर ऐसा स्थिति बनता है जिसमें एक देखिए ये ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ आता है, एक ये ऊपर की तरफ जाता है, ये देखिए इस तरह से आपका बन रहा है। पानी में भी आप देखिएगा, पानी में जब लहर उठता है तो इसी प्रकार का लहर उठता है, पानी में भी लहर आएगा तो देखिएगा ऊपर नीचे इस प्रकार से लहर उठता है। आप देखिए पानी का लहर इस टाइप से बन रहा है, ये देखिए। तो इस प्रकार आप दीवार में रस्सी, दीवार में कील ठोक के आप उसको ऊपर नीचे कराइए, कस के अगर ऐसे घुमा देते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे करता है, या साहब ये देखिए ये ऊपर नीचे करके ऐसे जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि यह गति करता है। बोलिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूँ, हाँ कहिए। ये जो है, ये आप अगर दीवार में कांटी ठोक कर आप रस्सी बांधिए और रस्सी को कस के ऐसे मारेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे करता है। तो ये देखिए इस तरह से ये ऊपर नीचे जो जा रहा है, ये इस प्रकार का जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, ये डिस्टर्बेंस यानी कि तरंग पैदा हुआ, ये मेरा अनुप्रस्थ तरंग है। और ये तरंग करते हुए देखिए इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे हो रहा है, स्थान में परिवर्तन, यानी कि ये गति कर रहा है, दौड़ के ये ऊपर जा रहा है, दौड़ के नीचे आ रहा है, दौड़ के ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि यह अनुप्रस्थ तरंग गति है। तरंग गति का डिस्टर्बेंस हुआ और डिस्टर्बेंस करते हुए देखिए ये गति किया, ठीक है। तो माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंग गति किए। अनुप्रस्थ इसलिए बोला कि ये ऊपर और नीचे, ट्रांसवर्स की बात हुई। ये बच्चे में आपने पढ़ा है, मुझे इसकी आवश्यकता है इसलिए मैं इसको भेंट कराया हूँ। इस अनुप्रस्थ तरंग में, इस अनुप्रस्थ तरंग गति में आप देखिए, बोले साहब ये ऊपर वाले को आपने बोला है शीर्ष, और नीचे वाले को आप बोलते हैं गर्त। बोलिए, ये आपका जो है, ये देखिए एक शीर्ष बन गया और एक गर्त। इस शीर्ष और गर्त की कहानी में ये आप देखेंगे, शीर्ष और गर्त दो चीज आपका बना। ये जी हाँ, ये शीर्ष कहिए या उसी को आप श्रृंग कहिए, शीर्ष कहिए या श्रृंग कहिए, एक ही बात आती है। जो ये शीर्ष बोलते हैं ना, इसी शीर्ष को आप बोलते हैं श्रृंग जी, या करके लिखता हूं। इसी को आप क्रेस्ट बोलते हैं। देखिए इसमें आप देख लीजिएगा, ये देखिए इसके बीच में, सॉरी, यह आप साहब शीर्ष है, श्रृंग कहिए, शीर्ष कहिए, क्रेस्ट कहिए, यह क्रेस्ट।
और ये गर्त बन रहा है, इसी को आप ट्रफ बोलते हैं, देखिए, है ना, ये देखिए जी। तो ये गर्त, क्या बोला मैं, गर्त। ये मेरे बच्चे ये ध्यान में रखेंगे, ये आपके बीच में गर्त है, TROUGH, ये देखिए आपके बीच में। बोले तो ये क्वेश्चन है आपके बीच में कि ये जो साहब अनुदैर्घ्य, ये आपका अनुप्रस्थ रंग है, ये साहब शीर्ष और क्या बनाता है, गर्त, यानी ये ऊपर और नीचे, इस प्रकार से ये डिस्टर्बेंस पैदा किया है। तो माध्यम के कण जब ऊपर नीचे गति करता है तो ये साहब अनुप्रस्थ रंग। बोले मैं प्रकाश चैप्टर पढ़ाते रहूँगा, आज जब मैं अनुप्रस्थ रंग की बात करूँगा तो शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जब अनुप्रस्थ रंग की हम जब शीर्ष की बात करेंगे तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक है शीर्ष और एक है गर्त। तो शीर्ष और गर्त मैं दो बातें बोलूँगा, और मैं कहूँगा कि साहब इसके बारे में ये देखिए, एक तरंग कब होगा, जब अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हुआ, और मैं कहूँगा कि एक तरंग कब हुआ। तो देखिए मेरे बच्चे, एक तरंग की जो बात होती है इसमें सुनिए, देखिए ये आपका शीर्ष है और ये आपका गर्त है। ये देखिए मेरे बच्चे, ये साहब एक शीर्ष और एक गर्त, एक लगातार शीर्ष और एक गर्त लगातार। देखिए इस शीर्ष के बाद ही का गर्त, ऐसा नहीं यही शीर्ष लीजिएगा अगला गर्त लीजिएगा, नहीं, बल्कि एक शीर्ष और एक गर्त, ये जब मिलता है ये मेरा एक तरंग है। अब जानिए मेरे बच्चे, ये बताऊंगा आपको, ये तरंग, ये सिर्फ थोड़ा सा मुझे पढ़ाना है, प्रकाश के बारे में चलना है, वहाँ जरूरत पड़ेगी आपको आगे हायर क्लासेस में, इसकी काफ़ी आवश्यकता है लाइट पढ़ने के लिए भी, लेकिन अभी मुझे जितनी की ज़रूरत है मैं उतना थोड़ा बात करके निकलूँगा। कि बोले एक शीर्ष और एक गर्त मिला के एक तरंग है, आप यहाँ देखें, और ये दो लगातार शीर्ष, ये देखिए दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी, ये मेरा तरंग दैर्घ्य है। ये देखिए, बोलिए, दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, या दो लगातार गर्त के भी बीच की दूरी जो है ये भी आप कहलाता है तरंग दैर्घ्य। इसी तरंग दैर्घ्य को आप बोलते हैं वेवलेंथ। देखिए या वेवलेंथ बोलते हैं जी, तरंग दैर्घ्य कहिए, वेवलेंथ कहिए। इस वेवलेंथ को लोग लैम्बडा से सूचित करता है, लैम्बडा जी, यहाँ मैं लिखता हूँ लैम्बडा। ये देखिए, ये बच्चे में आप पढ़े हैं 9th क्लास में। बोले ये तरंग दैर्घ्य, मैं कहता हूँ कि दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त, इनकी बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये तरंग दैर्घ्य जब जब पढ़ाते रहूँगा, अब मैं कहूँगा कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हुई है, जिसमें ये देखिए इनके दो लगातार शीर्ष है, ये दो लगातार ये देखिए गर्त है, इनकी बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। जब मैं पढ़ाते रहूँगा और कहूँगा कि प्रकाश में ये देखिए, प्रकाश जो से आप देखेंगे 7 रंगों का मिश्रण है, बताऊँगा कि सभी रंग का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होगा। तो तरंग दैर्घ्य सब बोलेंगे तो मेरे बच्चे जरूर समझेंगे। मैं बोलूँगा प्रकाश तरंग के रूप में गति कर रहा है, लेकिन यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति कर रहा है, तो मैं बोलूँगा तो समझ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस समय बोलूँगा कि नहीं भाई ये साहब आएंगे पढ़ाएंगे इसके बारे में कि यह अनुप्रस्थ नहीं बल्कि 11th में आके पढ़िएगा, 12th में आपको भेंट होगा यंग का और फ्रेनेल का नियम। उन्होंने ध्यान दिया था कि साहब आप साहब फ्रेनेल का कहना था और यंग का, वो अपने प्रयोग से ये बता दिए कि वह साहब प्रकाश जो है वह अनुदैर्घ्य के रूप में नहीं बल्कि वह अनुप्रस्थ के रूप में वह काम करता है। मैं बोलूँगा हाइजेन का कहना था, उन्होंने कहा था कि नहीं अनुदैर्घ्य के रूप में, लेकिन उनकी बात उनको विश्वास था ऐसा कि अनुदैर्घ्य के रूप में है, लेकिन यंग और फ्रेनेल ने प्रयोग करके बता दिया कि ना भाई यह साहब अनुप्रस्थ के रूप में काम कर रहा है। जो आप साहब इसके बारे में 12th क्लास में काफ़ी पढ़ेंगे, यंग को और फ्रेनेल को पढ़ना है उनका, और उन्होंने ही बता दिया कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग गति करता है। ठीक है, प्रकाश जो है अपने और कैसे कैसे कार्यक्रम करता है वो 12th में विशेष मिलेगा। यहाँ पर हम पढ़ाने के कार्यक्रम में भी आपको प्रयास करूँगा कि दूंगा, थोड़ा सा उनकी बात को बताऊँगा, समझाऊँगा। इसीलिए मुझे ये साहब तरंग को समझाने की आवश्यकता पड़ गई। अभी आपने देखा जब हम बोलेंगे
कि भाई अनुप्रस्थ रंग, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग के रूप में गति कर रहा है, आपका दिमाग काम करेगा कि अच्छा वो उनके कण जो है ऊपर नीचे गमन कर रहे हैं। और हम बोलेंगे कि उनका तरंग दैर्घ्य, तो तुरंत दिमाग काम कर जाएगा कि 2 लगातार शीर्ष और 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। ये ध्यान में रखना होगा, बार बार इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा मैं पूछूंगा कि बोलिए इसमें एक तरंग बना, अर्थात एक शीर्ष और एक गर्त दोनों को मिला के साफ क्या तरंग हो जाएगा? एक तरंग। मेरे बच्चे थोड़ा सा मैं इसी में एक अनुदैर्घ्य की बात को भी समझा देता हूँ, ताकि इन दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मेरे बच्चे अभी जो आपको अनुप्रस्थ के बारे में आपको बताया, इसमें एक अनुदैर्घ्य तरंग को भी आप ध्यान में रखें कि अनुदैर्घ्य तरंग कैसे गति होता है, अनुदैर्घ्य तरंग गति क्या है। तो अनुप्रस्थ को देखा, ठीक उसी प्रकार से आप अनुदैर्घ्य को देखिए। ये अनुदैर्घ्य जो है, यहाँ देखेंगे आप, जिस तरह से आप स्प्रिंग को देखे होंगे, कलम में भी स्प्रिंग आपका होता है। अगर उस स्प्रिंग को दाबिए तो दाबिएगा तो काफ़ी खाना हो जाएगा, एकदम सट जाएगा, और जब उसको फैलाइए तो वो बिल्कुल फैल जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चे देखें उसमें घटना कैसे होती है। ये देखिए, जिस समय आप फैलाए तो देखिए ये फैल गया, और जब जाप दिए तो वो काफ़ी बिल्कुल सिकुड़ गया, फिर वो फैल गया, और फिर साहब उसके बाद वो काफ़ी जाप देंगे तो सिकुड़ जाएगा। मेरे बच्चे इस तरह से आप जो स्थिति देख रहे हैं, कभी देखते हैं कि जाप दिए तो काफ़ी सिकुड़ गया, छोड़ दिए तो फैल गया। इस तरह से ये जाप दिए काफ़ी सिकुड़ गया तो बोलते हैं कि ये संपीड़ित हो गया या कंप्रेस्ड हो गया। तो संपीड़न होना, संपीड़न, ये देखा अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो साहब क्या देखते हैं? स्प्रिंग को है, देखिए कभी दाबते हैं कभी छोड़ते हैं, फिर कभी दाबते हैं कभी छोड़ते हैं। तो यहाँ जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, यह डिस्टर्बेंस वह आगे पीछे डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। देखिए आगे पीछे इस प्रकार हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डिस्टर्बेंस है, जो आगे पीछे साहब डिस्टर्बेंस पैदा होता है, इसको आगे पीछे करके जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, यह है मेरा साहब अनुदैर्घ्य तरंग। और जब ये आगे पीछे जब डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो इसमें देखिए साहब ये एक संपीड़न बनता है और एक विरलन बनता है। यहाँ देखिए ये साहब संपीड़न और एक है आपका विरलन। मेरे बच्चे इसको काफ़ी ध्यान रखेंगे, इनकी आवश्यकता प्रकाश में काफ़ी पड़ेगी आपको। ये तरंग के बारे में जितनी जानकारी दे रहा हूँ, तभी जाके आप प्रकाश जो स्टार्ट करेंगे वो आप देखेंगे। पहले देखिए इसको, तो ये संपीड़न और ये विरलन। मैं कहना चाहता हूँ ये साहब ये भी संपीड़न है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी संपीड़न है, ये विरलन है, यहाँ भी देखिए ये विरलन है, ये देखिए। तो बोलिए इस संपीड़न के बाद यही संपीड़न आ रहा है, इसके बाद और भी उत्पन्न होगा, लेकिन इसके बाद ये लगातार यही संपीड़न हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे ये संपीड़न के बाद ये संपीड़न उत्पन्न हो रहा है। तो 2 लगातार संपीड़न या 2 लगातार विरलन, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ये 2 लगातार संपीड़न हो, ठीक है, या 2 लगातार विरलन, इसकी बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य, एक तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? तो बोले हम तरंग दैर्घ्य बोलेंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या है? एक लंबाई है। तो तरंग दैर्घ्य हम कहेंगे माध्यम के कण गति करते हैं अनुदैर्घ्य रूप में। अनुदैर्घ्य तरंग गति होती है, जैसे आप स्प्रिंग को दाब रहे हैं छोड़ रहे हैं, दाब रहे हैं छोड़ रहे हैं, क्या गति हो रहा है? स्थान में परिवर्तन हो रहा है, हाँ, और ये गति कर रहा है। और माध्यम कौन है? स्प्रिंग। ठोस ले लिए और ठोस माध्यम ले लिए, इसमें आगे पीछे आप साहब इसमें कंपन करा रहे हैं, डिस्टर्बेंस करा रहे हैं, और कंपन के कारण इसमें गति हो रही है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं बोला आगे पीछे ये कंपन कर रहा है, अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न कर रही हैं। तो क्या मैं प्रकाश चैप्टर में जब अनुदैर्घ्य की बात और अनुप्रस्थ की बात करूंगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये तो सिर्फ पूरा 9th का ये हमें पढ़ना पड़ रहा है तरंग के बारे में। मेरे बच्चे इस पर और भी ढेर सारी जानकारी आपको मिलेंगे, जहाँ आपको बगैर तरंग के बारे में जाने हुए शायद आगे आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा फिजिक्स को, लाइट चैप्टर को। इसीलिए लाइट पढ़ने के लिए अभी मुझे खड़ा करना था लाइट चैप्टर को, इसके लिए जितनी की आवश्यकता है मैं पहले दिया हूँ, ताकि पढ़ाने के क्रम में मेरे बोल इसी तरह से निकलेंगे और उस समय आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम फिर अगले वीडियो में, अगले कार्यक्रम में आपको साहब
हम प्रकाश को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे उसको स्टार्ट करने के लिए इन सारी चीज़ की आवश्यकता कितनी पड़ती है, इसीलिए मैं इसको दिया था। वहाँ पार्ट 1 बनाए, यहाँ पार्ट 2 है ये। और इस तरह से मेरे बच्चे आप कार्यक्रम देखेंगे, इसमें अगला प्रोग्राम आपको मिलेगा, देखते रहेंगे।